लेकिन हमें कोर्स नंबर की जगह हम पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा हमें। सही है, जैसे हम लोग याद होगा हम लोगों ने डिलीट की कमांड चलाई थी, तो डिलीट में हम कोई स्पेसिफिक अगर कुछ बोलते थे तो वो पूरी ड्रॉ ही डिलीट होती है ना इन दी एंड। तो इसका भी मतलब यही है, यहाँ पर पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। तो उसमें रूम नंबर भी डिलीट होगा, रूम साइज़ भी डिलीट हो जाएगा और इन दी एंड एनरोलमेंट लिमिट भी डिलीट हो जाएगी। तो एक ये थी अनोमली कि कल को अगर सिर्फ हमें ये डिलीट करना पड़े तो फिर ये अपडेशन एनोमलीज। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे हमें H940 को अपडेट करना है। अब इसमें क्या गड़बड़ आ रही है कि ये 2 जगह रिपीट आ रहा है, तो इसमें अब देखो इट हैज़ नाउ H940 की रूम साइज़ लिमिट क्या है 400 है, लेकिन अब कह रहे हैं हमें इसको अपडेट करके 500 करना है। सही है, फॉर अपडेटिंग अ सिंगल एंटिटी। अब देखो यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये डबल एंटिटी आ रही है। ये क्या ही बात होती कि अगर ये एक प्राइमरी की होती सिर्फ हम इसको करते तो फिर ये जिधर जिधर इससे रिलेशनशिप क्रिएट हुई भी होती वो वहाँ खुद ही रिफ्लेक्ट कर देता। नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली पहले इस वाले रिकॉर्ड को भी पूरा इसमें क्या कहते हैं 500 करना पड़ेगा, फिर इसमें भी हमें 500 करना पड़ेगा। मतलब 2 कॉलम्स में अपडेशन करनी पड़ेगी। फॉर अपडेटिंग अ सिंगल एंटिटी वी हैव टू अपडेट ऑल अदर कॉलम्स वेयर रूम नंबर H940। ये थी तुम्हारी एनोमली। अच्छा, कोई मुझे गैस करे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये जो एनोमलीज क्रिएट हो रही है इंसर्शन अपडेशन डिलीशन, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे। हाउ टू टैकल दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एनी आइडिया, you can give any suggestion, either if it's wrong or right. I will appreciate in both cases, but you have to try your thinking, your analytical thinking, because you know the paper will be also from the some part of the analytical part will I will make that, because so please be attentive and responsive. So this is good for you and also in your exam, because if you participate in the class then you will have the ability to make some analytical thinking, and in the exam you can also do some analytical part and solve that analytical problems also. So any idea, just say whatever you want to say, either it's wrong or right, I will appreciate you, but you have to just participate something or say something else. ओके, तो अभी एक मसला ये आ गया है कि नेट ब्रोक हो गया है, तभी तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। तो लेट मी सेंड यू द वॉइस नोट। यार मुझे पता नहीं था कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी यहाँ पर नेट लिमिटेड हो गया है। सो आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर, ओके। आई विल upload this lecture on the YouTube, and after that you can watch the video, and then we have a session, so you guys have any queries regarding this lecture, so in that session we will discuss and try to solve that queries, okay. So I am now recording my lecture and I will upload it on YouTube. Thank you. अच्छा, तो देखो इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है ना डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या करता है, जहाँ पे आपके पास ऐसे डेटाज आ रहे हों जहाँ पे डेटा एक दूसरे से डिपेंडेंट ना हो,
तो आप उसको क्या करते हो, इंडिपेंडेंट डेटा होता है ना, या कुछ कॉलम्स ऐसी हों जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो रही हों, तो आप फिर क्या उसको करना शुरू कर देते हो, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक करना शुरू कर देते हो। सही है। ब्रीफ हिस्ट्री ओवर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एडगर कॉर्ड। कॉर्ड डिफाइन द फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म विच वी विल लुक इनटू द ऑफ द 7 नोन नॉर्मल फॉर्म। उसने फर्स्ट 3 बताई थी। इन ऑर्डर टू डू नॉर्मलाइजेशन वी मस्ट नो व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर फॉर ईच। जाहिर सी बात है कि हर नॉर्मल फॉर्म की जो है कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमें वो देखनी होगी कि क्या क्या होगी। एक बात याद रखना, when we fulfill the requirement of first normal form, then we can only and only the only way to proceed to the other normal form we have सर to। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है सर। क्या कह रहे बहुत ज़्यादा हो? ख़राब आवाज़ आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है ना? जी। ग्रुप देखो, मैंने कुछ सेंड करा है वहाँ पर। यहाँ पे लिमिटेड हुआ है नेटवर्क, मसला आ रहा है। देखो मैंने कुछ सेंड करा है, तो अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाओ। मैंने अटेंडेंस लगा दी है, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फिर आफ्टर दैट वी विल हैव अ interactive session about this lecture, and then we will discuss. I don't know why after the lunch break the here's the load shedding starts, and after that the universities concerned people on the generator, but still the internet is connectivity is on the limited side. Okay, so what I was saying that before moving to the other second or third normal form, we have to fulfill the previous normal form requirements. In the first normal form, what we have to look and what are the considerations and expectations from the first normal form. The requirements to satisfy the first normal form: each table has a primary key, minimal set of attributes which can uniquely identified or record the values in each column of a tables are atomic. No multi-value attributes allowed. There are no repeating groups, 2 columns. No repeating groups या 2 columns do not similar information in the same table. इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं करना, बहुत आसान है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आपको एक टेबल है, उस टेबल में आपको प्राइमरी की असाइन करनी है। पहले तो स्टेप ये कर लिया। सेकंड स्टेप क्या करना है कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स और रिपीटिंग कॉलम नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग रिकॉर्ड या रिपीटिंग कॉलम या रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स एंड रिपीटिंग कॉलम? I think I have to open my Excel, then I will show this the answer. Okay, for example, you have, there is a customer table. Okay, let me this write this some CID, CNAME and address, EDDRESS address, and address again. For example, I have address 2 and like this. And for example, here I have phone number. Here I have 1 2 3 4 5 6. Or let's see, we should have only 4 records for our easiness. Or Akmal, Usman. The address of the first one will be, for example, XYZ Street and ABC Street, Karachi,
और फॉर एग्जाम्पल गुलबर एंड हेयर गुलशन एंड दिस वन इज this one I can, what can I say, in truly. ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि इसका एक एड्रेस है, इसके दो एड्रेस हैं। हो सकता है कि इसका दूसरा एड्रेस किधर का हो, गुलशन हो इसका भी। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल 0300 और 12345। एक इसका फ़ोन नंबर ये हो गया, दूसरा इसका फॉर एग्जांपल इसका फ़ोन नंबर 7 और इसका फ़ोन नंबर 8 और इसका फ़ोन नंबर 9 और इसका दूसरा फ़ोन नंबर लिख लेते हैं 0331123456 और ऐसे इसका हम लिख लेते हैं 0123 like this. So what is meant by the first normal form, that you don't have repeating columns like this is address 1 and address 2 and the repeating groups which is this or you can say repeating values. This is not acceptable and these same attributes are not acceptable. So what you have to do is just make a address into the whole new. What you can do, that you will do, that you can make a new table of this address and combine with this. Okay, सही है। मैं देखो इसको तोड़ना शुरू कर रहा हूँ कि अब मुझे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे तोड़ूंगा कि ये कस्टमर है और उसको मैंने फ़ोन के एट्रीब्यूट पे तोड़ा है, इसलिए इसमें रिपीटेशन आ रही है। तो रिपीटिंग वैल्यूज़ या रिपीटिंग ग्रुप नहीं होनी चाहिए। तो ये कस्टमर लिखा है और ये मैंने फ़ोन का एक नया टेबल बना रहा हूँ। तो एक कस्टमर के या तो एक फ़ोन नंबर होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, तो मतलब 1 और मैनी, और एक फ़ोन नंबर जो है एक ही कस्टमर के पास होगा एट अ टाइम। ये नहीं होगा कि दोनों कस्टमर के पास, एक कस्टमर के पास जो है जो नंबर है वो दूसरे कस्टमर के पास भी नहीं। तो ओनली 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1 और मैनी आएगा। सही है। तो अब ये बताओ हो कि प्राइमरी की और फॉरेन की साइड आएगी, एनी आइडिया? तो इसमें फॉरेन की कहाँ आएगी आपकी उठकर, इसमें आपकी फॉरेन की आएगी, कस्टमर की उठ के फ़ोन में आएगी। ओके, कस्टमर की उठ के फ़ोन में जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रही होगी आपकी, जैसे यहाँ पर लिख लो PID फॉर फ़ोन, पी नंबर मतलब फ़ोन नंबर या फ़ोन नंबर लिख लो, और यहाँ पर आ रही होगी CID। सही है। तो ऐसे उठकर आएगी और सेम जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही एड्रेस का भी बनेगा, रिमेंबर दिस। सही है। तो फिर ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर फिर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर फिर इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो रहा होगा आपका ना, एड्रेस का भी फिर ऐसे ही बन रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से हो गया। अ टेबल इज इन 1 NF इफ देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल। सही है। अब हमने ये जब रिपीटिंग ग्रुप्स हटा दें तो फिर इन अदर वर्ड्स अ टेबल इन अदर वर्ड्स कहाँ चला गया, इन अदर वर्ड्स देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप। यार इसका स्क्रॉल इसमें क्या कह रहा है कि जितनी भी नॉन कीज़ है ना, जो नॉन कीज़ पे नहीं है फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, तो उनको आप एलिमिनेट कर दोगे। अ टेबल इज इन
वन एन एफ इफ ऑल नॉन कीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ये बोल रहा है कि जो भी डिपेंडेंट है प्राइमरी कीज़ पर, जो एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी कीज़ पे डिपेंडेंट है, सिर्फ आप उन्हीं को ही रखोगे, बाकी सारे एलिमिनेट कर दोगे। जैसे एड्रेस था, फोन था, वो कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो मतलब उसके थ्रू जो है आप दूसरा नया टेबल बना दो। जैसे अभी हमने बनाया, ये डिपेंडेंट नहीं थे इनके ऊपर, तभी इनका हमने एक नया टेबल बना दिया था, इनकी अपनी एक नई प्राइमरी की असाइन कर दी थी। तो ये चीज़ थी, सही है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर मैंने कौन सी एग्जाम्पल दी है, स्टूडेंट्स की दी है, एडवाइज़र की, और एडवाइज़र रूम और कौन सा क्लास होगा उसकी, ये सारी दी है। ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है, या डी नॉर्मलाइज फॉर्म कर दो। यहाँ पर जो पहला जो कॉलम आ रहा है आपका, इसको अगर आप देख रहे होगे, पहला जो है स्टूडेंट नंबर है, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम, एडवाइज़र रूम, क्लास 1, क्लास 2, दिस आर योर नंबर एंड नेम, दीज आर योर नंबर एंड नेम, और एट्रीब्यूट्स हैं। अब बताओ इसमें से कौन कौन सी आईडीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, या कौन कौन से एट्रीब्यूट जो हैं इंडिपेंडेंट हैं प्राइमरी कीज़ पे। तुम्हें पता है जिसके नीचे अंडरलाइन होता है वो प्राइमरी की। तो ये मुझे देखते ही पता चल गया, ये और ये जो है अलग टेबल में जाएगा, और एडवाइज़र रूम भी एक अलग टेबल में जाएगा, क्लास ये भी। देखो इसमें रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स आ गए, रिपीटिंग कॉलम, ये 2 रिपीट हो रहे हैं। इसको तो सबसे पहले तोड़ के आप हटा दोगे यहाँ से। और उन्होंने तोड़ के कैसे हटाया इसको, ये इन्होंने तोड़ के नॉर्मलाइज फॉर्म में कैसे कर दिया कि एक ही इसको कॉलम को यार क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर अभी, क्लास नंबर को एक ही कर दिया, और उसमें हमने फिर रिपीटेशन क्रिएट कर दी 123, 123, 124, 124। इन्होंने इस तरीके से करा हुआ, वरना चाहो तो वो डायरेक्ट नया टेबल क्रिएट कर देते तो उससे भी हो जाता। इन्होंने ये करना था इस स्लाइड में, लेकिन इसने करा नहीं। इसमें आपको क्या होता है कि जब भी ऐसा हो तो ये नहीं है कि एक ग्रुप ही कर दिया, असाइन तो हुई भी है प्राइमरी की, लेकिन आप इसको नए टेबल पे ले जाओ और फिर उसको फिर फॉरेन की से लिंक करा दो। फॉरेन की से अभी नहीं कराओगे, वो सेकंड एनएस में कराना, वरना फिर वो सेकंड एनएस भी फिर सेटिस्फाई करना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट एनएस में हमें क्या करना है, जो रिपीटिंग ग्रुप या कॉलम होंगे उनको हम खत्म कर इसमें ले आएंगे अभी। अब देखो पहले से जो रिडेंडेंसी थी वो थोड़ी कम होती है, जैसे यहाँ रिपीटिंग कॉलम या ग्रुप्स आ रहे थे ना, वो कम होकर अब इसमें, हाँ जाहिर सी बात है कि अब ये रिपीट हो रही है तुम्हारी ना प्राइमरी की। तो अगर ये तुम्हारी प्राइमरी की सेट होगी तो वो एरर दे देगा, तो भाई ये एक दफ़ा प्राइमरी की सेट होगी तो फिर कहाँ से कर देगा। तो इसलिए ये क्या होता है, फिर आप इसको 2 टेबलों में तोड़ दो। इसने तोड़ के नहीं दिखाया, इसने गलती करी। फॉरेन की हम नेक्स्ट उसमें अप्लाई करेंगे। द रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द सेकंड एनएफ, तो सबसे पहले तो मैंने वही बताया था ना, यू हैव टू फुलफिल ऑल द प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म रिक्वायरमेंट बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो रिडंडेंट डेटा क्रॉस मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल मस्ट बी मूव टू अ सेपरेट टेबल, सही है। अब ये रिडंडेंट डेटा जो है सेपरेट टेबल में जाएगा। द रिजल्टेंट टेबल्स मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेट मतलब फॉरेन की अप्लाई करोगे यार बाय द यूज ऑफ फॉरेन। अब ये स्टूडेंट आईडी है, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र रूम। हमने इसको इसलिए नहीं तोड़ा, इसमें यहाँ पर इसमें इसलिए रिपीटिंग ग्रुप्स और रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं थी, इसमें थी रिपीटिंग ग्रुप या रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स। तो इस वजह से अभी हमने इसको पहले तोड़ा। ये अभी आगे की नॉर्मल फॉर्म में जाकर हम इसको भी हम मर्जी तोड़ देंगे। अब देखो ये स्टूडेंट टेबल होगा, अब इसमें से क्लास का गायब हो गया। अब रजिस्ट्रेशन टेबल हमने बना लिया। अब रजिस्ट्रेशन टेबल या समझ लो क्लास रूम, समझ लो क्लास टेबल, समझ लो। अब इसमें बता रहे हैं कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में आके क्लास ले सकता है, तो ये बात है, सही है। तो 102 में ये आ रहा है, 103 में और 10, इसमें बताओ क्या प्राइमरी की कौन सी होगी, ये या ये। जाहिर सी बात है जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी वो होगी प्राइमरी की, और वो है आपकी क्लास है नंबर। तो ये आपका प्राइमरी की है, ये आपकी फॉरेन की है, जो रिलेट कर रहा है वो लिखो। अब देखो और रिडंडेंसी कम हो गई, इसमें 2 हो गए रिकॉर्ड में। और थर्ड एनएफ में क्या है,
फिर द रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई थर्ड है ना, वही है कि सेकंड जो है फुलफिल होनी चाहिए, और एलिमिनेट कीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन प्राइमरी की। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या था कि वो वाली चीज़ रखनी है जो डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर। इसमें क्या है कि इसका बात वही है, बस अलग कर दिया है कि उनको एलिमिनेट कर दो जो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं है। कौन सी नहीं है इस वाले में से मैंने तुम्हें बताया था कि ये और ये इस पर डिपेंडेंट अभी नहीं हो रहे, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। सही है, स्टूडेंट टेबल में सिर्फ आ गया एडवाइज़र आईडी। जाहिर सी बात है कि ये फॉरेन की का आपने रिलेशन करवाया। इसमें हमने ये अज्यूम करा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक ही एडवाइज़र एट अ टाइम पढ़ा सकता है, लेकिन एक एडवाइज़र एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है एक ही कोर्स टीचर से पढ़ सकता है, लेकिन एक कोर्स टीचर जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप इन शॉर्ट। अब ये तीन टूट गया। स्टूडेंट टेबल जो पहले था सेकंड नॉर्मल फॉर्म, एक हमने स्टूडेंट टेबल बनाया है, एक एडवाइज़र टेबल, और एक हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल जो बना हुई है। तो ये 3 हो गए हमारे। सही है। थर्ड, और अच्छा एक बात याद रखना, थर्ड एनएफ में एक चीज़ और होती है कि नो रिपीटिंग ग्रुप्स, ये बात याद रखना, या नो रिपीटिंग ग्रुप कैलकुलेटेड कॉलम्स नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कैलकुलेटेड कॉलम? कैलकुलेटेड कॉलम ये है कि एक हमारे पास टेबल है, ये वाला जो डिलीट करते हैं, ये वाला सिनेरियो मैंने बता दी। तो एक टेबल है हमारे पास, सी नेम, CID, एड्रेस। सही है। इसमें मतलब इसकी क्या प्राइस या प्रोडक्ट लिख दो, और यहाँ इसकी क्वांटिटी लिख दो, और इसकी फी प्राइस, और इसकी टोटल प्राइस लिख दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लंदन से है, ये हमारे पास कराची से है, ये हमारे पास लाहौर से है, और यहाँ पर USA से। और प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल कि इसने कोई प्रोडक्ट ली, अभी हम ये अज्यूम करने कि वो एक ही प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कि इसने प्रोडक्ट खरीदी है पेप्सी, अब उसने पेप्सी की 10 ली है। सही है। तो सिंगल प्राइस क्या थी पेप्सी की? अभी हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं प्राइस, फिर यहाँ हम लिखते हैं टोटल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सिंगल जो क्वांटिटी की प्राइस थी वो थी 30, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 300। यहाँ पर इसने लिए लेज, और इसने लिए यहाँ पर 2, एक था यहाँ 10 रुपये का, तो यहाँ हो जाएगा 20 का। और फिर इन लोगों ने अभी फॉर एग्जाम्पल के किटकैट चॉकलेट इसने लिए, इसने एक लिए, और ये थी 50 की, तो यहाँ पर भी 50 आती। और यहाँ पर इसने लिया है फॉर एग्जाम्पल स्लाइस, और इसने 3 लिए, 15 का एक है, यहाँ होगा इसके 45। तो कैलकुलेटेड कॉलम कौन सा है? ये आपका कहलाएगा कैलकुलेटेड कॉलम, ये वाला। रिमेंबर दिस विल नोन टू बी कैलकुलेटेड कॉलम। सही है, कैलकुलेटेड कॉलम कहलाएगा ये वाला। तो डेटाबेस में अगर ऐसे आपके टेबल में कोई कॉलम है कैलकुलेटेड, जिसको हम मल्टीप्लाई या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके वो हम निकाल सकें, तो हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वो हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब हम सेलेक्ट की कमांड चला रहे होंगे और जो हम लिख रहे होंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, या सेलेक्ट फॉर एग्जांपल CID या सी नेम जो भी है लिखवाना हो, और उसकी प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी, और उसकी हम लिखवा देते हैं टोटल प्राइस। अब ये टोटल प्राइस कैसे आएगी कि हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जब हम करेंगे QTY, और फिर हम एलियास कर देंगे उसको एज अ
हम एलियास इसको कैसे कर देंगे, या रीनेम एज अ टोटल प्राइस। तो ये तो बैक एंड पे आ जाएगी फ्रॉम EMP, ये तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हमें इस टेबल का एट्रीब्यूट जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फजूल में मेमोरी कंजप्शन और रेप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट करेगा डेटा। ठीक है, जैसे हम लोग एम्प्लॉयज़ की हम इंक्रीमेंट सैलरी मालूम कर रहे थे, इस टाइप की चीज़, या डेट ऑफ बर्थ मालूम करना, तो उसको हम सेव नहीं कराते हैं कि डेट ऑफ बर्थ या इस टाइप की, सॉरी डेट ऑफ बर्थ तो सेव कराते हैं, लेकिन हम उसका क्या सेव नहीं कराएंगे कि वो कितने साल का ये है, कितनी एज है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे कि आज की डेट को माइनस करेंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो हमें ईयर्स पता चल जाएंगे इसके। सही है, ये चीज़ थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म था तो ये चीज़ें आपकी सारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गई कि स्टूडेंट्स टेबल, रजिस्ट्रेशन टेबल, एडवाइज़र टेबल, ये सब आपका बन गया। सही। और कंक्लूजन यही था कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में हम लोग किस लिए करते हैं, रिडंडेंसी एलिमिनेट करना, एनॉमली एलिमिनेट करना, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि असाइन प्राइमरी कीज और जो रिपीटिंग ग्रुप्स और कॉलम्स होंगे उनको दूसरे टेबल में डाल देंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में असाइन फॉरेन कीज टू रिलेट दोज टेबल्स एंड, और जो दूसरा सॉरी हाँ, फिर असाइन फॉरेन की कर दोगे। फॉरेन की के बाद फिर क्या था तुम्हारा करने का काम उसमें कि पहले तो तुम्हारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फुलफिल होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, असाइन उसमें फॉरेन कीज़ कर दोगे। फॉरेन कीज़ के बाद असाइन करने के बाद क्या करोगे कि उन चीज़ों को तुम एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, जैसे कि इस टेबल में था तुम लोगों का, कहाँ है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे फॉरेन की असाइन कर दी और बस, और उन चीज़ों को डिलीट मतलब दूसरे टेबल में मूव करा दोगे और उसमें फॉरेन की अप्लाई करवा दोगे। जाहिर सी बात है ना कि दो नए टेबल बन गए इसमें, ये था। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है तुम्हारा कि जो भी चीज़ या जो एट्रीब्यूट्स जो डिपेंड नहीं कर रहे आपके प्राइमरी की पे, आप उनको एक नए टेबल में असाइन कर दोगे, उनको नए टेबल में क्रिएट करके उनको वहाँ शिफ्ट कर दोगे। और उन दोनों टेबलों के दरमियान कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। सो ये सारी चीज़ें थी। और इसी टाइप का ही मैं असाइनमेंट में एक क्वेश्चन बना दूंगा तुम लोगों का, एक सिनेरियो, और क्विज भी तुम लोगों का इसी में से ही आएगा फिर। सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं करना, इससे पूछ लो कोई क्वेश्चन करना है। एनी क्वेश्चन? बताओ। तुम लोगों का आखिरी कोई तो रहता है ना, हाँ वो ER डायग्राम में से ले लूँगा मैं, सॉरी यही नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कैसे करनी होगी, ER डायग्राम के थ्रू करोगे। ये तो इन्होंने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ना कि इस तरीके से चूज है, तुम लोग ER डायग्राम के थ्रू करना। और बताओ कोई क्वेश्चन? नो सर। यार ये मेरी जो है ना जो रिकॉर्डिंग मैं भी अपलोड कर दूंगा तुम लोगों को, तो उसमें ज़रूर देख लेना ये रिकॉर्डिंग जो है ना। और फिर अगर कोई सवाल नहीं हो तो कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लेना।
मुझे तुम लोगों को क्या काम करना है, तुम लोगों को एक असाइनमेंट देना है और वो असाइनमेंट नेक्स्ट वीक तुम जमा कराना और नेक्स्ट वीक ही तुम्हारा क्विज नंबर 5 होगा फाइनल। और कल इंशाल्लाह जो है ना, कल या एक आध दिन में मैं तुम लोग की जो लैब जो 3 रह गई उनकी अलग अलग वीडियो अपलोड करके डाल दूँगा। आसान लैब्स हैं वो, कर लेना। और फिर जब कोई थ्योरी हो तो एक सेशन रख लेंगे ऑनलाइन, उसमें हम फिर देख लेंगे क्या मौसम कर रहा है। ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड देर में करना शुरू करा दिया, ये पता नहीं था नेट बंद हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ से रिकॉर्ड कर दिया है तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। जब देखो क्लास तो हमारी काफ़ी देर से हो रही थी,